हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अहमद रज़ा एजुकेशन रिसर्च एकेडमी पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में हम लोग कैलकुलस के ही अगले पार्ट्स को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आने वाला है कैलकुलस में, बस बने रहिए। आइए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? कैलकुलस का पार्ट्स देखा था। थोड़ा सा रिमाइंड कर दें आपको, कैलकुलस का के बारे में देखा था हम लोगों ने कि कैलकुलस को तीन इंपॉर्टेंट हिस्सा में पढ़ना है। एक का नाम था लिमिट, दूसरे का नाम था डिफरेंशिएशन और तीसरे का नाम था इंटीग्रेशन। मैंने ये बताया था कि ये आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना था, 11th क्लास में, ये 12th क्लास में, ये भी 12th क्लास में पढ़ना है। अच्छा, एक बात और खास प्रकार से जान लीजिए आप लोग कि लिमिट आपको 12th में भी पढ़ना होगा। इसलिए पढ़ना होगा क्योंकि आपको 12th में कंटिन्यूटी पढ़ना है। कंटिन्यूटी क्या है वो आगे हम लोग देख लेंगे। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, ये दो इंपॉर्टेंट चीज ऐसा है जो बिना लिमिट सीखे आप इसे सीख नहीं सकते। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, मैं हूं तो लिमिट हो या कंटिन्यूटी हो या डिफरेंशिएबिलिटी हो या डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, कुछ भी हो, बहुत इजी है। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए और कैलकुलस को बस चुटकी में खत्म कर देना है, टेंशन नहीं लेना है। बस शुरुआत करते हैं हम लोग, आगे के टॉपिक में ध्यान देंगे। सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग हेडिंग देंगे डिफरेंशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिफरेंशिएशन। आप लोग भी हेडिंग दे दें। सभी लोग जब भी पढ़ाई करना शुरू करें अपने नोट्स को आगे में रखें। हिंदी में डिफरेंशिएशन को क्या कहते हैं? अवकलन भी कहते हैं, अवकलज भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग आज के क्लास में सबसे पहले डिफरेंशिएशन सीखेंगे। बहुत इजीली सीखेंगे, एकदम ध्यान से आप मेरी बात को सुनिए। आपको कैलकुलस के बारे में मैंने क्या बताया था? कैलकुलस के बारे में बताया था कि हम लोग चेंज के बारे में स्टडी करते हैं। जिस क्वांटिटी में चेंजिंग आ रहा हो, बदलाव आ रहा हो, तो उसे ही क्या कहेंगे? कैलकुलस कहते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच डील्स विद चेंज, लिखवाया हुआ है मैंने। अब यहां जो हम लोगों को पढ़ना है कैलकुलस के डिफरेंशिएशन पार्ट से पढ़ना। तो आइए अब हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैलकुलस के बारे में पढ़ा था कि कैलकुलस गणित की वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसमें हम लोग चेंजिंग के बारे में स्टडी करते हैं। किसी राशि में कितना बदलाव हो रहा है, कैसा बदलाव हो रहा है, उस चीज की जानकारी प्राप्त करते हैं हम किससे? कैलकुलस से। अब हम आपको डिफरेंशिएशन समझाएंगे। डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन समझने के लिए एक छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल लेके समझे तो ज्यादा बेहतर है। आप मान लीजिए कि ये आपके पास एक बैलून है, बैलून है। अब इसे 10 घंटा या 12 घंटा के लिए रात भर छोड़ दीजिए, तो ये बैलून का आयतन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, निश्चित छोटा होगा। वही बैलून है लेकिन ये क्या हो गया बाबू? छोटा हो गया। तो इसका आयतन देखो, आयतन वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम में दोनों एक ही बैलून था, लेकिन टाइम के वजह से एक 10 घंटा, 12 घंटा, 20 घंटा, 1 मिनट, 2 मिनट, मतलब कुछ भी हो, टाइम एक ऐसा टाइम जो इसके आयतन में परिवर्तन लाया, जो हम जिसको समझ सकते हो कि हाँ इसके आयतन में परिवर्तन आया। अब कॉमन सेंस से आइए। रात में आप अगर किसी भी बैलून को रख देते हैं, उसमें एयर भर के या गैस भर के, तो क्या वो उतना ही साइज का रहता है? बिल्कुल नहीं। उसके आयतन में, उसके वॉल्यूम में क्या होता है? बदलाव आ जाता है। अब यहां पर फिर बात वहीं उठ के आया, क्या हुआ? आयतन में बदलाव आया। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बैलून। बैलून के आयतन में चेंजिंग आ गया। अब जानना यह है कि क्या ऐसा थोड़ी था कि गैस भरा बैलून में तुरंत चेंजिंग आया, ऐसा नहीं है। बल्कि चेंजिंग किसके रिस्पेक्ट में आया? टाइम के। बैलून के वॉल्यूम में, आयतन में बदलाव लाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार कौन है? वो है टाइम। तो किसी भी चीज में बदलाव अगर होता है तो वो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में बदलाव होता है।
आइए एकदम कंडीशनल तौर पे मैं पहुंचा देता हूं आपको। डिफरेंशिएशन क्या है? किसी भी चीज में, किसी भी राशि में अगर चेंजिंग हो रहा है तो वो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में, दिमाग में सेट कर लो पहले कि किसी भी चीज में अगर चेंज होगा तो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। समझ में आई बात? किसी न किसी के रिस्पेक्ट में चेंज है। एक और एग्जांपल, थोड़ी सी बात को समझ लिया जाए। जैसे मैंने आपको एक सर्किल बना के दिया। अब ये सर्किल का त्रिज्या, रेडियस मान लो कि 5 सेंटीमीटर है, और अब हम इस रेडियस को बढ़ा दिया। तो जब रेडियस बढ़ेगा बाबू, तो बोलो सर्किल का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 5 सेंटीमीटर वाले सर्किल का क्षेत्रफल इतना है, लेकिन अगर हम इसी को 10 कर दिया तो अब क्या हो गया? क्षेत्रफल बढ़ गया। तो रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या हो गया? सर्किल का एरिया बढ़ गया। क्लियर हो रही है? यानी एरिया में बदलाव किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो किसी भी चीज में, किसी भी राशि में, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी वस्तु में अगर चेंजिंग आ रहा है तो वो चेंजिंग किसी न किसी के रिस्पेक्ट में आता है। तो डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि मैथमेटिक्स का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत किसी राशि में चेंज की दर निकालता हो, किस दर से बदलाव हो रहा है, किस रेट से चेंजिंग हो रहा है। समझ रहे बात को? किस दर से बदलाव हो रहा है किसी वस्तु में, उस दर को फाइंड करने का अगर किसी में दम है किसी टॉपिक में, तो वो है डिफरेंशिएशन। ये बैलून में मान लो कि 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस भरा गया था। इसका आयतन कितना था? 900 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन सुबह जब जगे तो सुबह देखने के बाद पता चला कि इसमें 300 सेंटीमीटर क्यूब ही गैस रह पाया है। यानी अब इसमें आयतन कितना हो गया? 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो बदलाव हुआ इस 10 घंटे के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, किस रेट से बदलाव हुआ? आइए प्रश्न देखिए, किस दर से बदलाव हुआ, ये अगर हमें निकालना है तो किसके पास जाना होगा? डिफरेंशिएशन के पास। तो समझ गए आप लोग? एक एक करके बढ़िया से एक एक बात पे ध्यान दीजिए। कैलकुलस को इजीली समझाने का गारंटी लिए हुए हैं, और इतना समझ लो कि YouTube के चैनल पर हमसे अच्छा आपको कोई नहीं समझाएगा। तो हम अब आपको इसका डेफिनेशन लिखवा के आगे बढ़ेंगे। द ब्रांच of mathematics in which we study rate of change, rate of change is called differentiation. हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखें मैथमेटिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग रेट ऑफ चेंज यानी परिवर्तन की दर के बारे में स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। किसी भी चीज में बाबू परिवर्तन हो रहा है, उसमें कोई भी चीज में परिवर्तन हो रहा है। अब ये सिंपल सी बात कीजिए, अब हम मार्केट जाते हैं, मार्केट में हम बहुत सारा सामान खरीदते हैं। एग्जांपल के तौर पे सब्जी मंडी जाते हैं, इनके रिस्पेक्ट में, सारे के रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि प्याज के रेट में परिवर्तन हो रहा है, सरसों तेल के रेट में परिवर्तन हो रहा है। यानी कि आपके इर्द गिर्द हर चीज में परिवर्तन हो रहा है। तो किस दर से परिवर्तन हो रहा है वो निकालना है हमको। तो किसके अनुसार निकालना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन के अनुसार। समझ में आई बात? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कुछ और नहीं बताता है, बल्कि सिर्फ इतना सा बताता है आपको कि किसी चीज में बदलाव हो रहा है, लेकिन किस दर से बदलाव हो रहा है, कितनी तेजी से बदलाव हो रहा है, कितनी तेजी से बदलाव हो रहा है, इस चीज की जानकारी कौन देता है? डिफरेंशिएशन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि
कोई भी वस्तु कितनी तेजी से बदल रहा है, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंज्ड। हाउ फास्ट, कितनी तेजी से कुछ बदल रहा है, ये फाइंड करने का अगर किसी को ताकत है, किसी को कुव्वत है, तो वो है डिफरेंशिएशन। अब हम आपको बताते हैं कि डिफरेंशिएशन को इंडिकेट कैसे किया जाता है। तो समझेंगे कि डिफरेंशिएशन को इंडिकेट कैसे करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जोड़ का अगर चिन्ह दिखाना है, जोड़ का, तो इस तरीका से दिखाते हैं। घटाव का चिन्ह दिखाना है तो घटाव का चिन्ह इस तरीका से दिखाते हैं। गुना का चिन्ह दिखाना है, मल्टीप्लिकेशन का, तो इस तरीका से दिखाते हैं, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अगर भाग का चिन्ह दिखाना है, एकदम सिंपल भाषा में हम बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन की औकात नहीं कि आपके बाहर जाएगा। अगर भाग का चिन्ह दिखाना है तो इस तरीका से दिखाते हैं। तो बाबू डिफरेंशिएशन भी एक ऑपरेशन है, एक क्रिया है, एक वर्क है। तो डिफरेंशिएशन का जब चिन्ह दिखाना है तो डिफरेंशिएशन को हम लोग चिन्ह जो दिखाते हैं वो इस तरीका से दिखाएंगे, d/dx। अभी क्या है इसका मतलब आ रहे हैं हम। फिलहाल अभी आपको ये समझना है कि d/dx को ही क्या कहा जाता है, डिफरेंशिएशन। सेट करो, दिमाग में सेट करो, डिफरेंशिएशन को किससे डिनोट किया जाता है, d/dx से। आइए पहले इसको नोट किया जाए, एकदम स्टेप टू स्टेप काम करेंगे, दिक्कत कहीं आपको नहीं होने वाली। लिखते हैं सबसे पहले कि डिफरेंशिएशन को जो डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय d/dx। शुरुआत हो चुकी है डिफरेंशिएशन की और अब हम लोग एंट्री करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है, बस ध्यान दीजिए आप लोग। इट इज डिनोटेड बाय d/dx, यानी डिफरेंशिएशन का नाम सुनो कहीं भी और दिमाग में सेट करो कि बातें किसकी हो रही है, d/dx की। d/dx अगर है इसी को हम लोग कहेंगे डिफरेंशिएशन। अब इसका अर्थ समझाते हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग, इस d/dx का मीनिंग पर चलते हैं। हम आपको फिर वहीं उठा के लेके चले जाएंगे जो मैंने आपको डेफिनेशन में समझाया है। d/dx का मतलब यह होता है कि चेंज, रेट ऑफ चेंज। और यहां पे हम कोई फंक्शन डालते हैं, f(x). अब ये फंक्शन क्या है वो पहले हम बता चुके हैं आपको। रेट ऑफ चेंज, किसमें चेंज, फिर से समझो। d/dx का मतलब रेट ऑफ चेंज, और यहां पे डालेंगे क्या, फंक्शन। चाहे वो फंक्शन x² + 2x + 8 हो, या वो फंक्शन sin 2x हो, या वो फंक्शन cos 3x हो, कुछ भी हो यार, कुछ भी यहां डाल दीजिए उस फंक्शन को। यहां पे लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन भी लिख सकते हैं, इन फंक्शन भी लिख सकते हैं, दोनों वर्ड सही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन क्या लिखेंगे हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, f(x) के परिवर्तन की दर, f(x) के परिवर्तन की दर। मेरे ख्याल से आप लोग एकदम समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझिए, आ रहे हैं लोग पॉइंट टू पॉइंट पे। तो आज के बाद आप ख्याल क्या रखेंगे, डिफरेंशिएशन को डिनोट किससे करते हैं, d/dx से। लेकिन हम d/dx किसका करने जा रहे हैं, फंक्शन का d/dx करने जा रहे हैं। तो इसका क्या मीनिंग हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ f(x), यानी f(x) के परिवर्तन की दर। अब आइए, ये तो समझ में आया कि यहां पर जो f(x) लिखा गया, इसका मतलब है कि इस हम f(x) में जिसमें हमको परिवर्तन की दर निकालना है वो यहां निकालना है। अब ये x क्या है, इस x के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये x क्या है, ये x बताता है कि f(x) में परिवर्तन की दर निकाला जा रहा है। f(x) में परिवर्तन की दर किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। f(x) में परिवर्तन की दर किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्या बताया था कि किसी भी चीज में बदलाव अगर आता है तो वो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में बदलाव आता है, और जिसके रिस्पेक्ट में बदलाव लाना है उसको हमेशा यहां लिखेंगे। जिसके भी रिस्पेक्ट में लाना है बदलाव उसको हमेशा यहां लिखेंगे। अब मान लिया जाए एक सिंपल सी बात
जैसे आपको एग्जाम्पल समझिए, यानी अगर समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, ध्यान से समझो। अगर हमको लिखना है वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालना। वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो अगर हमको वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालना है तो क्या लिखेंगे, डी बाय डी। यहां लिखेंगे त्रिज्या, त्रिज्या को किसे डिनोट करते हैं, आर से, डी बाय डी आर। और किसमें परिवर्तन की दर, तो क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल एरिया, यानी एरिया हो गया ये फंक्शन, ये हो गया क्या बाबू, एफ एक्स यानी फंक्शन, फंक्शन हो गया एरिया, और ये आर क्या हो गया, जिसके रिस्पेक्ट में बदलाव लाना है, इस आर को यहां लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन के कुछ मूलभूत बात के बारे में, जिसके द्वारा हम लोग डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट मैं आपको नोट करवा रहा हूं, उसको आप लिख लें, नोट करके आप लिखें, नोट। सबसे पहली बात ये जानिए कि हम जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, तो याद रखिएगा कि हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, फंक्शन का, जो आपको गिवन रहेगा, ये फंक्शन आपको दिया रहेगा, आपकी चिंता नहीं है। अच्छा, जब भी फंक्शन दिया रहेगा और आपको डिफरेंशिएशन निकालने के लिए अगर बोला जाए, डिफरेंशिएशन क्या करने बोला जाए, निकालने के लिए अगर बोला जाएगा, तो ये सब प्रॉब्लम में लिख देगा कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट को हिंदी की भाषा में सापेक्ष कहते हैं, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ये आपकी चिंता नहीं है। आपको फंक्शन दिया जाएगा, आपको ये भी कहेगा कि ये जो फंक्शन दिया गया है डिफरेंशिएट कीजिए, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में ये भी आपको दिया जाएगा, ये आपका टेंशन नहीं है। और कहीं भी इस तरह डी बाय डी एक्स, जब डिफरेंशिएशन का नाम आए तो दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, डी बाय डी एक्स। हम लोग डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, एफ एक्स का करते हैं, शुरू से बता रहे हैं। पढ़ेंगे कैसे, इसको कैसे पढ़ना है, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब इस एफ एक्स की जगह लॉग एक्स भी हो सकता है, साइन एक्स भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 कुछ भी हो सकता है। स्टेप टू स्टेप काम करेंगे, चिंता नहीं करना है, ध्यान से देखें आप लोग। अब एक फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को ध्यान पूर्वक समझिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिखिए VIF, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या है वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो समझिए, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अब आप सोचते होंगे सर ये क्या लिख दिए सर, तो समझो आराम से क्या लिखे हैं। ये x टू द पावर n आपके सामने एक फंक्शन है, और x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, ख्याल रखना, रिस्पेक्ट का बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है डिफरेंशिएशन में, कि आप डिफरेंशिएट जब किसी फंक्शन का करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वो सवाल आपको खुद बोलेगा, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो समझें इस फॉर्मूला को पहले, इस ये वाला और ये वाले का शकल मिल रहा है क्या, देखो तो, यहाँ भी x है तो यहाँ भी x है, फर्क है कि इस पे पावर कितना है, n, तो इस पे पावर n के जगह में क्या हो सकता है, वेयर का मतलब होता है जहां, n क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर मीन्स कोई भी संख्या हो सकता है, 1 2 3 5 माइनस 2 1/2 4/2 कुछ भी हो सकता है, आपकी चिंता नहीं है वो सब। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, क्या याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना है, याद नहीं रहेगा गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, एक बात आपको समझना है कि अगर यही फॉर्मूला ऐसा रहता, डी बाई डी आर ऑफ एक्स टू द पावर n, क्या हम इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूला को क्या अकॉर्डिंग टू दिस लिख सकते हैं, इसी तरीका से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये वाला और ये वाले का शकल सेम नहीं है, और यहाँ का शकल क्या है, सेम है, लेकिन इसका शकल सेम नहीं है।
नॉट सेम। समझ में आई बात? इसलिए ये अधिकार हमको लिखने का नहीं है ये फॉर्मूला। क्या नहीं? दिमाग में सेट करो, दिमाग में सेट करो, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते। अगर ये सेम होता तो हम इसको ऐसा लिख देते। क्लियर हुआ? सेट करो दिमाग में। अब बताओ कि कहीं आपको मिल जाए लिखा हुआ डी बाय डी कैटरीना, कैटरीना पे पावर 10। क्या मैच कीजिए, ये दोनों का शकल सेम हुआ तो ये फॉर्मूला पे गया कि नहीं? बिल्कुल गया। तो जब गया तो क्या लिखेंगे? 10 टू दी 10 इंटू, यानी 10 क्या हो गया? n का वैल्यू। x का वैल्यू कौन है? कैटरीना, कैटरीना। तो n इंटू x पर n माइनस 1, यानी कैटरीना पर 10 माइनस 1। कैटरीना पर पावर कितना? 10 माइनस 1। तो 10 इंटू कैटरीना, 10 में 1 कैंसिल, कितना बचा? 9। समझ आया बात? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि बिल्कुल यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा, आपका बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम लोग जो देखेंगे एक डिफरेंशिएशन को बनाने के लिए क्या क्या मूल बात पर ध्यान देंगे, क्या फंडामेंटल लॉ है उसका, क्या रूल्स है, थोड़ा उस रूल्स पर ध्यान देंगे ताकि हमें बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो बस छोटी छोटी बातें हैं, 2-4 पॉइंट होंगी, बस उसको लिख लेंगे और समझ लेंगे। नंबर एक में है, अगर हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और उस फंक्शन से कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लिकेशन है, के क्या है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, गिनती की संख्या, 1 2 3 4 5 6 1/2 1/4 एनीथिंग। यहाँ पे अगर कोई नंबर डिजिट है और वो मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन से है, किस रिलेशन से है? किस रिश्ता से है? गुना के रिश्ता से है। इस फंक्शन से गुना के रिश्ता से अगर कोई फंक्शन है तो बाबू इसका रूल्स है कि के को बाहर करेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? एफ एक्स का। अच्छा, बाहर क्यों करेंगे वो आगे हम आपको बता देंगे कैसा बाहर क्यों करते हैं। अभी बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। फिलहाल अभी आप मेंटली तैयार होइए और समझिए कि जब कोई कांस्टेंट टर्म किसी फंक्शन से मल्टीपल के फॉर्म में हो तो हम उसे बाहर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, जैसे मान लो कि कोई फंक्शन है x पे पावर 7 और उससे गुना है कोई संख्या 9। तो 9 यहाँ क्या है बाबू? कांस्टेंट टर्म। ये 7 तो पावर है, ये अलग नहीं है, ये एक ही है, लेकिन 9 अलग है। 9 इससे किस रिश्ते में है? गुना के रिश्ते में है। तो हम लोग इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा करेंगे, 9 को क्या करेंगे? पहले बाहर करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, डी बाई डी एक्स। जब भी कांस्टेंट टर्म बाबू गुना हो जाए कोई फंक्शन से तो गुणन वाले टर्म को बाहर करेंगे। अंदर अब क्या बचा? x पे पावर 7 मिला। ये फॉर्मूला पे गया कि नहीं? ये भी x और ये भी x, अब पावर कितना है? 7। तो 9 तो ऑलरेडी है, तो 9 इसके सारे रिजल्ट को मल्टीप्लाई करेगा। 9 इसके सारे रिजल्ट को मल्टीप्लाई करेगा। इसीलिए समझदारी पूर्वक एक ब्रैकेट ले लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n x पर n माइनस 1। तो 9 इंटू 7 कितना होता है? 63 होता है। x पर 7 में माइनस 1 कैंसिल हो गया, 6। तो ये आंसर आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो आइए अब हम लोग रूल नंबर 2 पर बात करेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 को ध्यान से देखिए। यदि कोई फंक्शन 2 या 2 से अधिक फंक्शन हो, यदि कोई फंक्शन इस फॉर्म में है, इफ u v एंड t आर फंक्शन, यदि u v और t कोई फंक्शन है, 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कितना हो फंक्शन क्यों ना हो, सबके लिए ये रूल्स बताया जा रहा है। और वो इस रूप में हो, u प्लस माइनस v प्लस माइनस t प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट, कुछ भी हो, आगे जाता रहेगा। या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस। प्लस माइनस एक में देने का मतलब या तो यहाँ प्लस है या तो माइनस है, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। दोनों में से कोई एक ही रहेगा, या तो प्लस या तो माइनस, या तो प्लस या तो माइनस। और 3 नहीं, 3 से अधिक भी हो सकता है, या 2 ही हो सकता है या 3 भी हो सकता है।
अगर ऐसा है और मुझे डिफरेंशिएशन करना है, सपोज करो x के रिस्पेक्ट में या किसी के रिस्पेक्ट में करना है, फिलहाल समझने के लिए बोल रहे हैं कि x के रिस्पेक्ट में, तो इस तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएशन कैसे करोगे आप, ये देखो। तो ऐसे सिचुएशन में डिफरेंशिएशन सबको अलग अलग करना है। u का डिफरेंशिएशन अलग होगा, v का अलग होगा, t का अलग होगा, इस प्रकार d बाय dx ऑफ u। अगर प्लस होगा तो प्लस दे देना, या माइनस होगा तो माइनस दे देंगे। याद रखना, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं दो ही चीज के लिए, या तो प्लस या तो माइनस हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो रूल चेंज, मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो रूल चेंज, भाग रहेगा, डिवीजन रहेगा तो रूल चेंज। ये सिर्फ रूल्स, ये वाला रूल जो आता है सिर्फ जोड़ और घटा के लिए रूल्स आता है, इससे भी 73। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ टी। और अगर है तो जाते जाइए, अगर है नहीं है तो छोड़ दीजिए, जहां तक होगा वहां तक आपको डेरिवेशन करना है। समझ गए? यहां तक क्लियर हो चुका है। अब हम लोग रूल नंबर तीसरे पे बात करेंगे, R3। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट टर्म, अगर k कोई कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, x नहीं है जुड़ा हुआ, सिर्फ संख्या है, मान लो एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ 5 और x ये नहीं है इससे जुड़ा हुआ, तो ऐसे टाइप का डिफरेंशिएशन का वैल्यू डायरेक्ट क्या लिखना है, 0। क्या लिखेंगे, 0। आप बोलोगे सर क्यों 0 हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर तुम्हारे ध्यान में होगा सर कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। अगर हम आपको बोल देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ -7 का डिफरेंशिएशन बताओ तो कितना बोलेंगे, 0 बोलेंगे। अगर हम आपको बोल देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 9 का डिफरेंशिएशन बोलो तो क्या बोलोगे, 0। तो ये सवाल बहुत बड़ा बन के खड़ा होगा कि ऐसा क्यों, ये 0 क्यों हुआ। तो बहुत आसान इसका जवाब है, इस जवाब पे ध्यान दीजिए। अगर आपको समझना है तो इजीली समझ सकते हैं। सपोज करो मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ 9 का वैल्यू जानना है, तो हम लोग जानते हैं कि x पे पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। x पे पावर 0 का वैल्यू 1। ये याद रखना, दुनिया में किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 आ जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये आपको अंडर 10 क्लास में सिखाया गया होगा। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन। एक काम करो, पहले इसको नोट करो, ये पॉइंट को नोट करो, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। इसको नोट कीजिए, आप समझाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आइए अब हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों, वाई। जैसे आपको मैंने एक सवाल छोटा सा दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ 9 कितना होता है बाबू, जवाब दे दिया 0, लेकिन पूछा क्यों, तो देखो क्यों का जवाब देखो यहां से मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 9 के बगल में कुछ नहीं है तो कितना है, 1। मानते हो या नहीं? अरे भाई 9 के साथ कुछ नहीं है तो 1 है ना, क्योंकि 9 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो कितना बचेगा, फिर 9 ही बचेगा। अब देखो हम इस एक को ऐसा लिख दे, क्या x पे पावर 0, इस एक को कितना लिख देते हैं, x पे पावर 0। बोलो किसी को एतराज? अब 9 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म जब गुना से के साथ रहेगा तो बाहर करेंगे। अभी तुरंत सिखाया रूल नंबर 2 में, सॉरी रूल नंबर 1 में, कि कोई भी कांस्टेंट टर्म जब गुना के साथ रहेगा तो उसे बाहर करेंगे। तो 9 को कहां करेंगे, बाहर। तो अंदर में क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ x पे पावर 0 बचा। अब आइए सर इसको सोल्व कीजिए। n का वैल्यू कितना आ गया, देखो ये दोनों का शकल सेम, ये दोनों का शकल सेम है, पावर कितना 0, तो n का जगह कौन ले रहा है, 0। तो 9 गुना, अब फॉर्मूला लगाइए, n x पर n माइनस 1। एक काम करो ब्रैकेट ले लो, क्योंकि ये वाला इसके सारे रिजल्ट से मल्टीप्लाई होगा। n इंटू x, x के जगह में x रहेगा, n माइनस 1। किसी को ऐतराज? 9 इंटू 0 इंटू x, 0 माइनस 1 कितना होता है, -1। और हम लोग जानते हैं कि 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा वैल्यू क्या हो जाता है, 0। समझ में आई बात? तो देखो हम एक 9 को सोल्व किया तो कितना आ गया, 0। अब यहाँ पे 10 रहेगा तो भी हम इसी को इस तरीके से सोल्व करेंगे, 10 इंटू 1 रहेगा, 1 का वैल्यू रखेंगे 0, तो डायरेक्ट आ जाएगा पार्ट्स, ऐसा पार्ट। तो हम लोग डायरेक्टली उतना नहीं करते हैं, बल्कि बस ये समझ जाते हैं कि कोई भी कांस्टेंट टर्म हो
बेहिचक, जैसे dy dx ऑफ 2, इसका कितना दे देंगे 0। कुछ भी कांस्टेंट टर्म हो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0। इसलिए रूल नंबर 3 आपको बिल्कुल रिमाइंड करके रखना है, जब भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन पूछे 0। क्यों हुआ 0, आंसर दे देंगे, इसलिए 0 हो गया। इज इट कंप्लीट? ओके। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। बस शुरुआत है इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है, अब हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम में डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, तो तरीका सीख लिया जाए। तो एक प्रश्न है, एक प्रश्न को पहले देख लें। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 9, then find differentiation with respect to x। ये प्रॉब्लम्स का कहना है। यदि एफ एक्स बराबर इतना है तो ज्ञात करें। फाइंड का मतलब क्या होता है, ज्ञात करें। क्या ज्ञात करने बोला जा रहा है, डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग देखेंगे बहुत आसान तरीके से इस प्रॉब्लम्स को सबसे पहले कैसे डील करें, शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत करने का तरीका सबसे पहले लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो क्या लिखें, सॉल्यूशन, SOL, और इस पे n लिखना है। शॉर्टली लिखने का तरीका है। हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को y मान लेंगे। आप fx भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेहतर और मुनासिब क्या है कि हम लोग क्या मान लें, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 9। ठीक है। अब देखिए इस फंक्शन को मैंने ये मान लिया। अब क्या करना है, मुझे डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये समझ में आ रहा है कि y तो मैंने मान लिया, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो मुझे ये लिखना होगा कि डिफरेंशिएटिंग, ये पॉइंट आप याद रखोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। हम सिर्फ इस साइड डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, खाली इस साइड करके क्या करेंगे, इधर करेंगे तभी ना। मुझे dy dx ऑफ y निकालना है, सिर्फ इस साइड तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, इधर भी कर देंगे तो इधर भी कर देंगे। इसलिए लिखना है बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब दोनों तरफ हमको करना है। डिफरेंशिएशन जब भी करना है तो दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को शॉर्टली लिखते हैं हम लोग, हिंदी में भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर। पहले आपको हम पूरा लिख के बताते हैं, दोनों तरफ हिंदी में लिखना है तो x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर। अब देखिए करिए, dy dx ऑफ y, इधर भी लगाइए dy dx ऑफ गिवन फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 9। एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर, dy dx ऑफ ट्वाइस एक्स, dy dx ऑफ 9। अच्छा ऐसा क्यों किया, अभी अभी पढ़ाया आपको रूल नंबर 2 पे कि जब भी कोई फंक्शन अलग अलग हो, जोड़ या घटाव के साथ, तो आप सबको अलग अलग डिफरेंशिएशन करो। बताया ये बता चुके हैं आपको। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, देखो dy dx ऑफ x टू द पावर n, बोला था कि dy dx ऑफ x टू द पावर n के फार्मूला में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखेंगे, n x पर n-1 इसके लिए प्लस, अब यहाँ dy dx ऑफ 2x, 2 कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, बाहर करेंगे, अंदर क्या बचा, dy dx ऑफ x प्लस dy dx ऑफ 9 का वैल्यू कितना है, 0। अच्छा dy dx ऑफ x का वैल्यू भी 1 होता है। क्या होता है, dy dx ऑफ x का वैल्यू 1 होता है। क्या होता है, जांच कर लो, क्यों y, तो सोल्व करके देख लो, इसका पावर कितना है, 1। तो n x पर n-1, 1 x पे 1 में 1 गया 0, किसी भी चीज का पावर 0 1, तो 1 into 1 is to what, 1। अर्थात वी कैन राइट dy dx of x is to 1। आज के बाद जब भी जरूरत पड़े तो dy dx of x is to क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, इस पे 1 हमेशा रहे। चलिए सर, 2x 2 में 1 है 1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 1 को 2, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, हटा दो, 0 जोड़ने हो जाएगा।
लिख दो अभी एक स्टेप। इतना में 0 जोड़ेंगे तो यही रह जाएगा 2x प्लस 2 निकल गया dy बटा dx। इसका क्या मतलब हुआ, ये y जो आप माने थे इस पूरे का डिफरेंशिएशन, कितना निकला 2x प्लस 2 निकला। समझ में आया, कोई दिक्कत?